चलिए बेटा ध्यान सुनिए। ओएस अब शांत हो जाना। ओए बेटा आज हम लोग करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। प्रूविंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। बर्नौलीज थ्योरम कल मैंने रटाया था ना आप लोगों को। क्या होता है बर्नौलीज थ्योरम? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम whenever ideal fluid flows with streamline motion then total energy per unit volume will remain constant। ये बात कराई थी। ओके अब हम लोग बात करते हैं कि सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, है ना। तो हमने क्या किया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेरी क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप लिया जिसमें इधर का एरिया A1 इधर का एरिया A2। क्लियर है। यहां से प्रेशर P1 अप्लाई हो रहा है तभी लिक्विड फ्लो हो रहा है। यहां का लेकिन जो प्रेशर वो अपोज कर रहा था लेकिन फिर भी लिक्विड फ्लो हो रहा है। इसका मतलब P1 ज्यादा है और P2 कम। अब यहाँ की हाइट H1 है, मतलब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कम। तो बेटा जरा सोचो कि जो चेंज इन एनर्जी होती है वो वर्क डन की इक्वल होती है कि नहीं होती। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज इन एनर्जी अगर करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, पहले तो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी वी कैन राइट हियर A1 V1 is equal to A2 V2। बात समझ में आ गई? ठीक। अब अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो यहाँ का हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर, ये किया हम लोगों ने। मास को कॉमन ले लिया था, तो मास तो होता है बेटा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ना। तो अगर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है तो हाफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, है ना। और ये इक्वेशन यहाँ से हो गई इसकी फर्स्ट। इसको अभी रुक जाओ, वॉल्यूम को भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि वॉल्यूम जो होगा वो होगा एरिया इनटू लेंथ। बोलो भाई, अगर A1 L1 लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं A1 V1 इनटू T। बोलो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा? बोलिए। तो अगर हम लोग वॉल्यूम को यहाँ पे लिख देते हैं हाफ रो A1 V1 इनटू T और ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो बोलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो ये वॉल्यूम है, ये कैपिटल वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया इनटू लेंथ करोगे और लेंथ मतलब L, यहाँ पे L1 को V1 से रिप्लेस करना है। तो जरा देखो V1 इज इक्वल टू L1 बाय T1 होता है ना। L1 की वैल्यू क्या हो गई थी, V1 इनटू, तो इसीलिए L1 की रख दिया। तो पूरा वॉल्यूम की तरह ये ट्रीट करेगा कि नहीं करेगा? पूरा ये वॉल्यूम की तरह ट्रीट करेगा। हमने यहाँ पे पूरा रख दिया। अब पूरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? नहीं। तो ये एक इक्वेशन हो गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे यानी डेल्टा U जो होगा वो U2 माइनस U1 यानी mg H2 माइनस mg H1। आप mg कॉमन ले लोगे, H2 माइनस H1। अच्छा चलो देखो बेटा, अभी आपने मास की वैल्यू क्या देखी, मास की वैल्यू भी आप लोगों ने रखा ना, मास की वैल्यू भी आप लोगों ने रखा। और क्या वैल्यू रखा मास की? ठीक है, तो मास की जगह पे रखा है आप लोगों ने, मास की जगह पे रखा हुआ है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वही जो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यहाँ पे है पूरा उसी को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो मास की जगह पे रखोगे तो डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू G इनटू H2 माइनस H1। और वॉल्यूम को रख दिया A1 V1 T इनटू G H2 माइनस H1। ये इक्वेशन हो गई 2। डेल्टा U ये हो गया बेटा, है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन ऑन फ्लूइड, वर्क डन ऑन फ्लूइड which is flowing। तो जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसमें कितना वर्क हुआ। तो बेटा ध्यान से सुनना, आपने अगर प्रेशर यहाँ पे P1 है, एरिया A1 है, तो मतलब फोर्स F1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप सबको पता है P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर फोर्स डेल्टा W निकालोगे तो जरा देखो फोर्स भी इधर है और लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, यानी F1 L1 माइनस F2 L2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा F2 L2? क्योंकि P2 इधर है तो आपका F2 भी इधर लगेगा
और L2 जो है वो इधर जा रहा है, यहां से इसीलिए माइनस साइन आया है। क्यों आया है? क्योंकि F2 इधर और L2 इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। और यहाँ पे देखो F1 इधर, L1 भी इधर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए ये प्लस में हो गया। तो बोले बात समझ में आ गई? ठीक। अब अगर मैं इसी के आगे इसी तरह से बात करूं, F1 की जगह हो जाएगा P1A1 L1 माइनस P2 A2 L2, ठीक है ना? अब अगर ये बात समझ में आ गई हो, इस बात नहीं बेटा, तो मैं क्या कर सकता हूं, बात कर रहे हो आप लोग, A1 L1 A2 L2 लिखा हुआ है, तो जरा ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी देखिए, है ना? तो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इंटू A1 L1, है ना? तो A1 L1 लिखा हुआ है, ओके, कोई डाउट? तो ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। हमने प्रोसेस को देखा है, प्रोसेस क्या देखेंगे? लेट अस कंसीडर लिक्विड ऑफ मास m इज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया in which one end have with pressure P1, area A1, length traveled by the liquid in time t is L1 and with velocity V1. Similarly, pressure at this point is P2, height is S2, area is A2 and velocity of the liquid flowing with V2. Okay? तो यहाँ तो समझ में आया। तो हम लोगों ने क्या किया कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के थ्रू ये चीज लिख दिया था। फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? यहाँ की काइनेटिक एनर्जी माइनस वहां की काइनेटिक एनर्जी। देखो भाई ये लिख दिया। मास को रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, वो लोग कर सकते हैं ना? तो ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो एरिया इनटू लेंथ होता था कि नहीं होता था? बोलिए। तो इसीलिए लेंथ की जगह पे V1 इनटू D1, तो पूरा वॉल्यूम इससे रिप्लेस हुआ। तो देखिए पूरा वॉल्यूम जो है इससे रिप्लेस हुआ। कोई डाउट नहीं ना? तो ये आ गया था। सिमिलरली U2 माइनस U1 क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1। तो m की वैल्यू फिर से हम लोगों ने सेम रख दिया जो वहां पे भी लोगों ने निकाला था। m की जगह पे ये पूरा रखा हुआ है, देखो ये m की जगह पे पूरा रखा हुआ है। बात समझ में आ गई? अब वर्क डन कितना होगा? फोर्स इधर लग रहा है, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो F1 L1 ये पॉजिटिव साइन के साथ, इस ये तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया क्योंकि फोर्स इधर और L2 इधर, तो इसलिए माइनस साइन के साथ आ गया। फोर्स को हम लोगों ने रिप्लेस किया क्योंकि आप सबको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए ना यहाँ पे आप सबको पता है कि नहीं पता ये वाली बात? बोलिए। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? P1 into A1। सिमिलरली F2 इज इक्वल टू P2 into A2। इन दोनों वैल्यू को उठा के आपने यहाँ रख दिया। अब जरा सोचो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी? A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। तो हम लोगों ने क्या किया? A2 L2 को भी A1 L1 लेकर के कॉमन कर दिया। यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो बताइए। कहाँ पे? यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ करना है। अब A2 L2 हाँ ले सकते हो आप, A2 L2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, A2 L2 ले लो। हाँ बोलो, कोई डाउट है? हाँ A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है। तो अब जरा यहाँ पे ये बात बोलोगे, ठीक है ना? तो एक काम करना, तो यहाँ से जो कॉमन आएगा A1 L1 कहाँ से आ गया पता है? ओके, आप एक काम करो, यहाँ पे लोग और रख सकते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार और बढ़ा कर देते हैं। V1 A1 V1 इंटू T माइनस P2 A2 इंटू V2 इंटू T। A1 V1 बराबर आ रहे हैं, बोलो। P1 माइनस P2 A1 V1 इंटू T। अब बोलो, बात क्लियर है? ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड आ गई। अब क्या लिखेंगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या होगा? जितना वर्क डन होगा उतना ही तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस होंगे, बोलो। तो W यहाँ पे ये कितना आएगा? P1 माइनस P2 A1 V1 इंटू T हाफ रो A1 V1 इंटू T V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो A1 V1 T G
H2 माइनस H1, ठीक है बेटा। तो A1V1T A1V1T कैंसिल हो गया, बचा कितना P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर हाफ रो V1 स्क्वायर रो जी H2 माइनस रो जी H1, 1 वाले टर्म एक तरफ 2 वाले टर्म एक तरफ, तो P2 उधर चला जाएगा, 1 वाले इधर आ जाएंगे। P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। जरा देखो भाई, एक पॉइंट की टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दूसरे तरफ की टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है कि नहीं? तो आप इसी को लिख सकते हैं P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये देखिए कौन सा स्टेप नहीं आया? कौन सा नहीं आया? थर्ड इक्वेशन के बाद फिर से एक बार देखिए, मैं फिर से सारी चीज बता देता हूँ, आप शांत हो जाओ। जिसको नहीं आया एक बार पूरा मैं बता देता हूँ। लैंग्वेज लिख लोगे, कैसे आपको केवल प्रोसीजर पे जाना है, क्योंकि अभी आप छापने जाओगे तो छापना भी कैसे दिमाग से करना। सिर्फ 3 काम है। क्या? नंबर 1, दोनों की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और टोटल वर्क डन इसमें जितना हो रहा है वो निकालना है। तो देखो भाई, पहले हम लोगों ने यहाँ की और यहाँ की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला, यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं होगा। अब इस लिक्विड का मास जब रखना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ही तो रखोगे। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, लेकिन लेंथ तो हमको पता नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, लेंथ स्पीड डिस्टेंस पर टाइम होता है तो L1 V1 इनटू T रख दिया। बोलो, रख दिया ना? तो बस अगर रख दिया तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम की जगह V पूरा रख दिया। अब कोई डाउट यहाँ से? फिर क्या हुआ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, U फाइनल माइनस U इनिशियल, mgh2 माइनस mgh1, mg कॉमन, ठीक है। अब देखो m की वैल्यू फिर से वैसे रख दिया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह A1 V1 इनटू T। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो छोटा हो सकता है, हाँ हो जाएगा। m की वैल्यू आप लास्ट में रख सकते हो। अगर आप एक काम करो, ऐसे कर सकते हो, यहां से m लेकर के चले, केवल यहीं तक लिया, फिर यहां से mgh2 ले लिया, ठीक है ना, यहां से फोर्स निकाल लिया, तो जब यहां पे m रहेगा ही रहेगा, तो यहां पे डेंसिटी रखोगे तो यहां कैंसिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे 3 चीज ये क्यों किया गया समझ में आया? क्योंकि जितना यहाँ पे लिक्विड में टोटल वर्क हो रहा है वही उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। बात समझ आई है ना? तो वर्क डन देखो ये आ गया, ठीक, ये पूरा आ गया, कैंसिल हो गया। कहाँ डाउट है? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी भी ना आया हो तो बताओ, और अगर आ गया है तो अपने मन से करना स्टार्ट करें, जल्दी से स्टार्ट करें। हाँ, अब हम लोग अगर इसके एप्लीकेशंस देखें तो इसके एप्लीकेशंस हैं बहुत सारे। पहला एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूं एरोप्लेन के विंग्स। तो ध्यान से देखना बेटा, एरोप्लेन के जो विंग्स हैं वो कुछ ऐसे बनती हैं। देखो आप देखेंगे उस पे, भाई बहुत बात करते हो। आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन का शेप होता है, पहली बात तो वही ऐसा होता है, ठीक, और जो उसके साइड विंग्स होते हैं, साइड विंग्स, ठीक है ना, होते हैं कि नहीं होते? तो जो साइड विंग्स होंगे ना वो भी इसी शेप के होंगे कि आगे से चौड़े होंगे और फिर ऐसे आकर के पतले होते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ इस चीज को देखते हैं, ध्यान से सुनना। तो बेटा एरोप्लेन के जो हमारे विंग्स हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। क्यों है इसे ध्यान सुनिएगा बेटा। जब एरोप्लेन ऐसे आगे चल रहा है, एरोप्लेन जब आगे ऐसे चलेगा तो उसने एयर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे सेपरेट किया। क्या किया कि हटो भाई हमें निकलने दो, ठीक। अब जब ऐसा हुआ बेटा, तो जब ये यहाँ से सेम टाइम पे छूटे हैं तो सेम टाइम पे ही मिलेंगे,
सेम टाइम पे ही मिलेंगे। तो होता क्या है, ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पे v1 स्पीड से जा रहे हैं और ये यहाँ से एकदम यहाँ से v2 स्पीड से जा रहे थे। अब बेटा कि नीचे वाले को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना था, केवल स्ट्रेट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लेकिन इसको देखो कर्वेचर वाली डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो इसको ज्यादा डिस्टेंस अगर ट्रेवल करना है सेम टाइम में, देन डेफिनेटली v1 विल बी ग्रेटर देन v2। यानी जो अपर एयर होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लोअर एयर। बोलो बेटा, श्योर है? तो जब अपर वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब कि जो 1 पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है 2 पॉइंट से। बोलो बात समझ आ रही है? अब पोटेंशियल एनर्जी तो अप्रॉक्स सेम होंगे, पोटेंशियल एनर्जी अप्रॉक्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो जरा सोचो कि P पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। तो अगर पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं हुआ तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो प्रेशर एनर्जी क्या होगी? प्रेशर एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यानी जो 1 पॉइंट का प्रेशर जो इधर लग रहा था वो कम होगा और P2 जो होगा जो नीचे से लग रहा है वो ज्यादा होगा। तो देखो P2 का प्रेशर ज्यादा है और P1 का प्रेशर कम है, तो यानी ये इसको उड़ने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और नीचे से प्रेशर ज्यादा है तो इसको उठाने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? मतलब ऊपर ले जाने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? तो बोलो बात समझ में आई? तो ये फिनोमिना समझ में आया, इसका एप्लीकेशन समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ? क्लियर है ना? ठीक। तो एक छोटा सा अभी आपने लिमिटेशन में बोला सर आइडियल लिक्विड के लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए, फ्लूइड के लिए है। हाँ, तो एयर भी क्या है? फ्लूइड ही तो है। वो भी आइडियल डिजाइन एयर जो है वो भी, सुनिए बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे बात करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जैसे मैं कह रहा हूं आइडियली ये चीज है, तो यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन की वजह से लॉस वगैरह है वो हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली लॉस नहीं होता है, होता है, लेकिन उस लॉस को हम लोगों ने क्या किया? इग्नोर कर दिया और ये माना कि जो भी टोटल एनर्जी है वो बस यही है। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी अगर थोड़ा बहुत एयर ड्रैग की वजह से लॉस हो रहा है तो होने दो, उसको इग्नोर करें, लेकिन जो इक्वेशन हमारी ये है ये 100% सेटिस्फाइड होगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? जो एयर ड्रैग की वजह से लॉसेस हो रहे हैं, क्यों हम लोगों ने आइडियल फ्लूइड लिया, क्यों हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नॉन विस्कस होना चाहिए? क्योंकि अगर विस्कस फोर्स हुआ तो उसमें क्या होगा? उसमें तुम्हारे लिए फ्रिक्शनल भी आ जाएगा और जब फ्रिक्शन आ जाएगा तो वो अपना लॉस करना शुरू कर देगा। तो हम लोग चाहते हैं कि उस लॉस को कंसिडर ना करें, इसीलिए उसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। अब बात समझ में आ गई? हाँ, सब सुनो तो पहले मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ इसको पहले देखो। तो ये समझ में आया? क्लियर है ना? ठीक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एयर ड्रैग जा रहा था, ऊपर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा, नीचे वाले की कम। इट मींस ऊपर वाले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वहां का प्रेशर कम, नीचे वाले का प्रेशर ज्यादा। क्लियर है? तो बोलो ये पहला एग्जांपल समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? पढ़ लीजिए जरा सा, ना हो तो बताइए, है ना? हाँ, ये फर्स्ट नहीं था, फर्स्ट ये डायरेक्शन इज क्लोजली पैरेलल बोट वाला। चलो तो दूसरा वाला ये पढ़ लो, फिर बोट वाला करा देते हैं। बोट में आप लोग बैठे हैं? ओए, बोट में आप लोग बैठे हो? बोट में, हाँ, नाव में। तो बोट में क्या होगा जरा ध्यान से सुनना। ओ, बोट वाले में ध्यान से सुनना क्या होगा। बोट जैसे दो बोट हैं साइमल्टेनियसली, वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। कितनी? सेम डायरेक्शन में ये दोनों बोट ट्रेवल कर रही थी। ठीक है? अब जो बोटमैन होता है वो दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करता है कि नहीं करता? पानी को पीछे फेंकता है। कभी बोट में बैठे हो? हाँ, बैठे हो ना? तो जो बोटमैन होता है वो ऐसे ऐसे पीछे पानी करता है कि नहीं करता? बोलो। तो अगर करता है तो यहाँ वाला लिक्विड तो V1 से, यहाँ वाला लिक्विड भी V1 से, लेकिन बेटा जब इधर वाला भी पानी पीछे फेंक रहा है, इधर वाले फेंक रहा है, तो इधर वाला जो लिक्विड होगा वो कितनी स्पीड से जाएगा? V2 से। ये V1 से, ये V2 से, ये भी V2, ये V1 से। भाई इधर वाले नाव में दो अपने मतलब रखे, देखो इधर पानी फेंक रहा है, इधर पीछे फेंक रहा है। इधर वाला नाव वाला भी इधर पानी दे रहा है और इधर पानी दे रहा है। सेम ताकत लगा रहे हैं। मेरी बात समझो ना। जैसे मान लो क्या होता है, और शांत हो जाओ। जैसे ये है, तुम इधर आओ मेरे पास, शांत रहो, इधर करो। ठीक है? मैं भी बोट वाला हूँ, ये भी बोट वाला है। ठीक है?
होगा क्या? सुनो जरा, तो अब क्या होगा जब वेस्ट, अब मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं अपने जो इससे पानी पीछे धकेला जाता है, पानी धकेल रहे हैं वो भी धकेल रहे हैं हम भी धकेल रहे हैं, तो इधर जितना हम कर रहे हैं उधर तो हम ही अकेले कर रहे हैं तो V1 से, उधर साइड ये भी अकेला कर रहा है तो वो भी V1 से, लेकिन जब बीच वाले पानी की बात करेंगे तो मेरी वजह से भी वेलोसिटी पीछे, इसकी वजह से भी वेलोसिटी पीछे, ये तो डबल स्पीड से गया कि नहीं गया? अब बात समझ में आई? अब बात समझ में आ गई? तो वही चीज यहाँ पे हुआ, यही चीज। हाँ पहले मेरी बात सुन लो, पूरी सुन लो फिर बात बताना, ठीक है? वेस्ट, तो जो दो बोट्स पैरेलली जा रही थी उनके बीच का जो वाटर होगा उसकी स्पीड जो v2 है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू साइड स्पीड ऑफ वाटर। बोलो बात समझ में आई? बोलिए, क्लियर है ना? तो बेटा अगर यहाँ की स्पीड ज्यादा है तो यानी यहाँ का प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और जो यहाँ का प्रेशर होगा P1 वो क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी जो P1 है वो P2 से ज्यादा होगा। ये बोट्स जो है आपस में लड़ने लगेंगे। अब बात समझ में नहीं आई? अब क्वेश्चन बोलो अपना। अरे डिफरेंट भी मान लिया, अब सुन, अरे भाई बात बहुत करते हो तुम लोग, तुमको लगता है ये डिफरेंट होनी चाहिए, चलो मान लिया डिफरेंट। ये हो गया तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड से पीछे फेंक रहा है, ये 15 से फेंक रहा है, ठीक है? ध्यान समझ में? तो जो बीच वाला वाटर होगा उसकी कितनी हो जाएगी? उसकी हो जाएगी 10 प्लस 20 15 25 हो जाएगी ना। अब बात समझ में आ गई? तो जब यहाँ की स्पीड ओवरऑल डेफिनेटली इनकी स्पीड से क्या होगा? ज्यादा होगा, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और यहाँ दोनों का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बोट आपस में क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी। बोलो बात समझ में आ रही है? अभी आया कि नहीं आया? कितने लोग नहीं आया? आया? ठीक है, कौन सा प्रेशर? P1 is greater than P2 क्यों है? अरे बात करो, मैं घंटा मार भगा दूंगा। ये यहाँ की अगर लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई तो काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा है तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, और पोटेंशियल से यहाँ पे कोई लेना देना। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बीच वाले लिक्विड्स की ज्यादा है तो उसकी प्रेशर क्या होगा? वहां पे कम होगा। P2 कम है और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कम है तो यहाँ का प्रेशर। अब बात समझ में आ गई? बोलो, डेली लाइफ से एग्जांपल समझ में आया? ठीक है, इसी तरह बहुत सारे हैं, जैसे गांव में वो होते थे ना, छप्पर लगे होते थे घरों में, ठीक है ना? हाँ सुनिएगा, गांव में छप्पर लगे होते थे, तो जैसे ये है गरीब का घर, ये देखो इसकी झोपड़ी, ठीक है ना? सुनिएगा, तो अभी क्या हुआ, जब ये बनाया होगा इसने तो अंदर का एटमॉस्फेयर P0 रहा होगा और बाहर का भी P0 रहा होगा। बोलो, लेकिन क्या हुआ, देखते ही देखते बाहर खूब तेजी से हवा चलने लगी। तो जब बाहर हवा चलने लगी बेटा, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा था P1 वो कम हो गया कि नहीं हो गया? और अंदर तो कोई वेलोसिटी थी नहीं, तो अब बाहर का प्रेशर P0 से P1 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ये झोपड़ी को क्या करेगा? फेंक देगा। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? कुछ बुद्धिमान किसान होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते थे, खिड़की खोल देते हैं। यस सर। और जब वो खिड़की खोल देंगे ना तो उनकी ये जो झोपड़ी है ये उड़ेगी नहीं। आई बात समझ में? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जितना एयर बाहर है उतना ही एयर अंदर है, ठीक है ना? तो प्रेशर भी दोनों जगह क्या होगा? किसान बनौली से कर लेते हैं। हाँ, तो ऐसा सुनिए, अबे गिरा काटूंगा तो दांत निकल आएंगे तेरे। समझ में आया? ठीक है, तो ये इस तरह के डेली लाइफ एग्जांपल्स थे। वो आप जाते हो बार्बर के यहाँ बाल कटाने, तो वो अपनी पिचकारी से पानी डालता है, सुनना देखो भाई, तो ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि जहां से पानी निकल रहा है उस ओरिफिक का एरिया कितना कम है, कम है ना, बोलिए। और नीचे जिस ओरिफिक से पानी जा रहा है उसका एरिया है ज्यादा, बोलिए। तो एरिया ज्यादा है तो वहां पे वेलोसिटी कम है। जहां ओरिफिक में एरिया कम है वहां की वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, जब वो ऐसे करके दबाता है तो वहां पे प्रेशर भी क्या हो जाता है, नीचे का प्रेशर ज्यादा और ऊपर का प्रेशर हो जाता है कम। अब बात समझ आई? तो ऊपर का अगर प्रेशर कम है तो लिक्विड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, स्प्रेड वाला बनेगा। अब बात समझ में आ रही है? तो ये डेली लाइफ से रिलेटेड मैंने इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनकी थ्योरी को आप स्टडी कीजिएगा, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स की। तो वो करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, और टोरिसीज लॉ भी बोलते हैं इसको। पहले बेंचमीटर करा दें, चलो लो पहले बेंचमीटर ले लो, पहले बेंचमीटर हेडिंग डाल लो, ध्यान से सुनिए, बात नहीं। हाँ, वेलोसिटी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा वहां, हाँ ठीक है। अरे यार बात और करते हो। अब वेंचुरीमीटर हेडिंग देखिए, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, वेंचुरीमीटर, इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द rate of flow of heat. It is the device which is used to measure the rate of flow of liquid, ठीक है ना। It is the device which is used to measure the rate of flow of liquid, ठीक है ना, कि how much volume per second it flows। आगे बात समझ में? तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे कैसा होगा सर इसका स्ट्रक्चर वगैरह वो देखते हैं, ठीक है बेटा। तो उसके लिए मैं आपको एक फिगर बनाता हूँ, वो ध्यान से देखना। ये मैंने एक पाइप बनाया हुआ है वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ठीक है। यहाँ का एरिया है A2, यहाँ का एरिया है A1, क्या है A1, ठीक है बेटा। अब यहाँ से लिक्विड फ्लो हो रहा है, यहाँ से लिक्विड फ्लो हो रहा है, देखो भाई। अब जब ये फ्लो हुआ तो यहाँ एरिया ज्यादा है तो सबको पता है सर यहाँ वेलोसिटी तो कम होगी और यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, बात समझ आई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक हाइट के लिए, देखो यहाँ से लिक्विड राइज कर सकता है, ठीक है। तो मैं क्या देखा हूं, जब लिक्विड यहाँ से फ्लो हो रहा था बेटा तो ये कंफर्म है, ये कंफर्म है लिक्विड अगर इधर से इधर फ्लो हो रहा था तो इधर का प्रेशर P1 ज्यादा होगा और इधर का प्रेशर P2 कम होगा। यानी इस पॉइंट का प्रेशर क्या है P1 और इस पॉइंट का प्रेशर कितना है P2, ठीक है। तो अब इधर का प्रेशर ज्यादा है तो ये लिक्विड जो है राइज करते 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 यहां तक पहुंच गया, ठीक है ना। क्यों ऐसा हुआ भाई, क्योंकि सर प्रेशर है, ठीक है ना, और लिक्विड तो फ्लो हो ही रहा था। जगह देखो, लिक्विड को फ्लो होने के लिए जहां जगह मिलेगी वहां से जाएगा। एक आपने यहाँ पे एक जगह छोड़ दी थी तो कुछ लिक्विड फ्लो होते होते इधर भी जाएगा, वो बात अलग है कि साइड में आकर के रुका रहेगा, क्योंकि इसके पास अब इतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना होगी कि ऊपर निकलता चला जाएगा। जितनी यहाँ पे प्रेशर एनर्जी थी उसी के हिसाब से ऊपर चला गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये लिक्विड जो सिर्फ इसी हाइट तक गया। बोले बात समझ में आ रही, ठीक है। ऐसा हुआ क्योंकि आपने फार्मूला भी तो पढ़ा है, P0 प्लस रो GH इक्वल टू P, है ना। तो बेटा अगर यहाँ का प्रेशर कम है तो डेफिनेटली यहाँ की हाइट भी क्या होने वाली है, कम ही होने वाली है। बोलो आगे बात समझ में।
कुछ नहीं आया क्या भाई? लिक्विड जब ज्यादा हाइट तक है तो इसका मतलब नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, और हाइट अगर कम है तो नीचे प्रेशर कम होगा। तो ये बात आपको पता ही है कि लिक्विड अगर इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, और यहाँ का प्रेशर आप बात समझ आ गई? ठीक, तो हम मानते हैं यहाँ पे ये हाइट H2 तक गया था, और यहाँ पे जो ये हाइट है बॉटम से ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे जो ये हाइट है ये H1 है। बोलो क्लियर है? तो जो डिफरेंस है हमारे हाइट का वो कितना है? डिफरेंस जो होगा हाइट का वो है स्मॉल h, जो कि होगा H1 माइनस, बोलो तो इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट हो फिगर में तो मुझे बता दो। फिगर पहले समझ लो, यही बहुत है, फिगर समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में। अब अगर फिगर समझ में आ गया, लैंग्वेज आपको लिखनी है, क्या लिखोगे? लैंग्वेज लिखना है। लेट अस कंसीडर a liquid of density rho is flowing. Let us consider a liquid of density rho is flowing. Let us consider a liquid of density rho is flowing. Let us consider a liquid of density rho is flowing through a variable cross sectional area. Through a variable cross sectional area as shown. ठीक है? By applying Bernoulli's between these 2 points. By applying Bernoulli between क्या हुआ भाई? Let us consider liquid of density rho is flowing as shown in figure. Now we apply Bernoulli between these 2 points. तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? पहले पॉइंट की टोटल एनर्जी। अब देखो ध्यान से, जो हाइट है वो ग्राउंड से दोनों के लिए सेम है। ओए बेटा, ग्राउंड से दोनों पॉइंट की हाइट सेम है ना, तो वो पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर करेंगे। हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। तो रो जी एच और रो जी एच कैंसिल आउट। आई बात समझ में? अब जरा देखो बेटा, यहाँ पे प्रेशर P नॉट है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है या नहीं है? बोलो। तो ये P1 की वैल्यू यहाँ पे अगर P1 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? P नॉट प्लस रो जी H1। बोलो। P नॉट प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। इसी तरह से P2 की वैल्यू हो जाएगी P नॉट प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बोलो। P नॉट से P नॉट ये इधर आ गया, रो जी H1 माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर। बोलो बोलो। और ये H1 माइनस H2 स्मॉल h हो जाएगा, तो रो जी स्मॉल h हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बोलो। यस सर। आवाज नहीं आ रही? यस सर। ध्यान सुनना, ये हो जाएगा 2gh अपॉन रो, ठीक है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहां तक क्लियर? बोलिए। अब आपने एक पढ़ाई पढ़ी है क्या? रो से रो कैंसिल हो गया? कहां रो से रो? अच्छा हाँ, रो से रो तो कैंसिल हो जाएगा, रो से रो तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, रो से रो कैंसिल, ठीक है। 2gh इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1। क्लियर है? अब सुनना बेटा, आपने पढ़ा है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो अगर मैं V1 को रिप्लेस कर दूं तो V1 की जगह क्या आ जाएगा? A2 बाई A1 इंटू V2। पुट द वैल्यू ऑफ V1, और जैसे ही V1 की वैल्यू को हम रखेंगे यहां से आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस A2 बाई A1 इंटू V2 का स्क्वायर।
बोलो v2 स्क्वायर कॉमन 1 माइनस a2 बाई a1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2gh। तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2gh अपॉन 1 माइनस a2 बाई a1 का स्क्वायर। बोलो भाई ये वेलोसिटी आई कि नहीं आई, v2 आ गया, v2 आया, यहां से देख लो सभी लोग, फिर से एक बार बता दूं भाई, बात करोगे समझ में नहीं आएगा। एक बार वेलोसिटी को फिर से मैं समझा देता हूं कैसे निकल के आया। फिगर समझ में आ गया बेटा, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ का लिक्विड ज्यादा हाइट तक जाएगा, वो है h1। यहाँ का लिक्विड जो है कम हाइट तक जाएगा, वो है h2। दोनों का जो डिफरेंस है वो है स्मॉल h। क्लियर है? यहाँ पे और यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कॉमन है लगभग, क्योंकि नीचे से बेस हाइट अप्रॉक्स सेम है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 बोले तो यहाँ का प्रेशर जो कि कैसे रखेंगे, P0 प्लस रो जी H1 से। P2 का जो वैल्यू रखेंगे वो P0 प्लस रो जी H2 से। P0 से P0 कैंसिल आउट, रो जी H2 इधर ले गए, रो से रो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 2gh इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यू नो दैट क्या, A1 V1 इक्वल टू A2। V1 की वैल्यू उठाया, इस तरह से पुट करके यहाँ पे रख दिया, और देखो ये क्या गया। तो ये तो आया सर यहाँ की वेलोसिटी, क्या है यहाँ की वेलोसिटी। लेकिन आप तो कह रहे थे कि कह रहा है कि वो वॉल्यूम पर सेकंड मेजर करता है। हाँ कैसे करता है वो देखते हैं, ठीक है ना बेटा। उसके आगे वेलोसिटी तो आ गया, यानी अब हम लोगों को यहाँ पे कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो हो रहा है ये निकालना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, फ्लोइंग पर सेकेंड कैसे निकालेंगे, यानी Q इज इक्वल टू V बाई T, और वॉल्यूम क्या होगा, A2L2 अपॉन T। बोलो बेटा A2V2 इंटू T अपॉन T, T से T कैंसिल आउट, A2 और V2 की वैल्यू उठाओ, 2gh अपॉन 1 माइनस A2 बाई A1 का स्क्वायर। बोलो भाई ये क्यों आया कि नहीं आया, बोलो। आप समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 3 डेरिवेशन है यहाँ पे बर्नौली के, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स, बर्नौलीज थ्योरम 4 और वेंचुरीमीटर। 3 में से एक आपके एग्जाम में 101%। देख लो इसको, ना है तो मुझे बताओ।